हफ्ते का दूसरा दिन है और आज की नशरियात में कुछ अहम तरीन बातें, कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ अहम तरीन तज्जिया आपके सामने करेंगे। मशरिकी वस्ता, ईरान और इजराइल, दुनिया भर की नज़रें यहाँ पर हैं। मिसाइलों का एक ताज़ा हमला हुआ है और इस हमले के बीच ईरान के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इजराइल के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इस पर हमारी नज़र एक बड़ी खबर के साथ आगाज़। और उसके बाद आपको ये बताएंगे कि G7 मुल्कों का इजलास चल रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रोग्राम को मुख्तसर किया है। नायब सदर अमेरिका रवाना हो चुके हैं वापस और अमेरिकी सदर थोड़ी देर में होंगे। ये क्यों वापस जा रहे हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं, इस पर भी हमारी बात होगी। अफगानिस्तान, सऊदी अरब और चीन के बड़े बयान आए हैं। ये बयान किस सिमत में है, क्या कुछ आने वाला है, इस पर गुफ्तगू होगी। और क्या तीसरी आलमी जंग के लिए महाज आराई मुकम्मल हो चुकी है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। न सिर्फ इतना बल्कि जम्मू कश्मीर की खबरों पर आएंगे तो आपको बताएंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी जिसको एबेंस में डाला गया है, इसके बाद हुकूमत हिंद की तरफ से एक बड़ा मंसूबा हाथ में लिया गया है। वो क्या है, इस पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात आपको बताएंगे। और कल रात देर के सदर हिंद की तरफ से नए सेंसस की जो बात सामने रखी गई है, उस सेंसस का मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, आने वाले दिनों में सियासत किस तरह करवट ले सकती है इस सेंसस के हवाले से, इस पर बात रखने की कोशिश करेंगे। 10 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा। लेकिन इन तमाम मौज़ूआत पर एक के बाद एक आने से पहले ज़रा तवारीख के पन्नों को पलटते हैं और आपको बताते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज क्या कुछ आसिफ रशीद ने देखा और आपके लिए कौन से वो वाक़ात होंगे जो वो आपके सामने रखेंगे। मुख्तसरन हिस्ट्री ऑफ द डे और उसके बाद मशरिकी वस्ता से खबरों का होगा आगाज। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे, आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका, बहुत बहुत स्वागत, सुबह बखैर। उम्मीद और दुआ कि आप सब बखैर आफियत होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारे इस खास प्रोग्राम का। इससे पहले आज के मौज़ूआत पर जाएं, किन मौज़ूआत पर हमने ख़ास तौर से गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ राजेश कुमार भी ज्वाइन कर रहे हैं न्यूज़ रूम से, थोड़ी देर में उनके पास भी चलेंगे। लेकिन एक फॉर्मेट सेट है जिसके मुताबिक हमें इस प्रोग्राम में आगे बढ़ना है। दोनों प्लेटफॉर्म्स पर, यानी JK 24/7 न्यूज़ और गुलिस्तान न्यूज़ पर हमें देख रहे हैं। इतिहास के पन्नों को ज़रा पलटे। ये जो इन दिनों जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये दिन भी है हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़े इंपॉर्टेंट, जो अगले साल आपके सामने आएंगे। लेकिन आज जून की 17वीं तारीख है, साल 2025 आए, कुछ सबक सिखाने वाली और कुछ ऐसी जो बार बार याद दिलाती हैं कि गलत और सही में फ़र्क क्या है, फैसला कितना असर कहाँ पर डालता रहा है। 1950 में हुकूमत में मुल्क के तूलो अर्ज में पहली मरतबा तुर्किया के अंदर अरबी में आज़ान दी गई। 1950 दिन आज का था। 1938 में जापान ने चीन के खिलाफ जंग का ऐलान आज ही के दिन किया था। 1967 में चीन ने पहले हाइड्रोजन बम का धमाका आज किया। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक दिन आज का आता है। 2014 में पाकिस्तान के अंदर लाहौर में मॉडल टाउन का सानहा पेश आया, जिसमें अदालत की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को एक ऑर्डर दिया गया और कार्रवाई की बात की गई। दरअसल यहाँ पर एक एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चली और जब बुलडोजर कार्रवाई का जो दफ्तर था उसको भी टारगेट किया गया। लोग सड़कों पर निकल आए, पुलिस के साथ क्लैशेस हुए। 90 से ज़्यादा 9 से 10 घंटों तक जो फायरिंग चली पुलिस की तरफ से, 90 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरी या नागरिक मारे गए और उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज और पुलिस या रेंजर्स के खिलाफ लोग खड़े हो गए। उस इंसिडेंट में बहुत सारी फैमिलीज़ को आज भी इंतज़ार है कि उनको इंसाफ मिले, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने मुसलसल नाइंसाफियाँ की हैं। 1944 में आइसलैंड ने डेनमार्क से आज़ादी का ऐलान किया और एक जमहूरिया मुल्क आज के दिन बना। डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ शुरू हुआ। 1967 में चीन ने अपने पहले थर्मो न्यूक्लियर हथियार के कामयाब तजर्बे का ऐलान किया, जहां हाइड्रोजन बम बनाया। वहीं आज ही के दिन एक और पेशरफ्त उसकी तरफ से हुई थी। 17 जून 2004 को मरीख पर ज़मीन के चट्टानों से मिलते जुलते पत्थर आज के दिन मिले। इसी दिन 2002 में, यानी आज ही के दिन, कराची पाकिस्तान में अमेरिका का काउंसलेट दोबारा खोला गया। ये उस वक्त खोला गया जब तालिबान के खिलाफ एक नई किस्म की लड़ाई अफगानिस्तान में थी 9/11 के बाद, और अमेरिकन फोर्सेस पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों पर भी बैठी थी। 17 जून 1974 को बरतानवी पार्लियामेंट में बम धमाका हुआ, 11 अफराद जख्मी हुए। 1938 में जून 17 को जापान ने चीन के खिलाफ जंग का आगाज आज ही के दिन किया था। इसी दिन 1917 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में वाक़े हरदी कुंज को अपनी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया, इसको अपना घर समझा और यहीं से आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। 1917 के बाद 1799 में आज के दिन
नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली को अपनी सल्तनत में शामिल किया था, दिन आज का था। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे तो एक लंबी फहरिस्त हम सबके सामने होती है जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हम इंतखाब करते हैं। इससे पहले दीगर मौज़ूआत पर जाएं, आज बेसिक और जो प्राइमरी इशू है जिस पर हम डिस्कस करेंगे और सबसे ज्यादा जिस इलाके को पढ़ा, देखा और समझा जा रहा है वो है मिडल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता। आपको लिए चलते हैं ईरान इजराइल जंग, जिसका आज 5वां दिन शुरू हो गया है, लेकिन ये जंग कहीं थमेगी, रुकेगी, कहीं पर आसार सीज फायर के नजर आ रहे हैं, ऐसा दूर दूर तक फिलहाल जब हम आपको अपडेट बता रहे नजर नहीं आ रहा। तो आगाज इसी प्रोग्राम की खबर के साथ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का आज 5वां दिन है। मशरिक़ वस्ता की खबर से आगाज करते हैं, जहां पर सबसे बड़ी इस वक्त की खबर सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से एक बार फिर हमले किए गए हैं और इजराइल के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया है। बड़ी खबर, आज 5वें दिन ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं, जिसके तरह जो हमले मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया है इजराइल के, और इजराइल के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। IDF इजरायली डिफेंस फोर्स ने तमाम लोगों को कहा है कि वो शेल्टर बंकरों के अंदर चले जाएं जब तक दीगर अनाउंसमेंट्स नहीं होती, यानी जब तक दूसरी अनाउंसमेंट नहीं होती है तब तक वो बंकरों के अंदर ही रहे। सायरन जो है, यानी जंगी सायरन जो बजता है जब इस तरीके के हालात होते हैं, तो वो मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त बजाए जा रहे हैं। और मुसलसल आज 5वां दिन है जब सुबह सादिक के साथ ही एक बार फिर ईरान ने इजराइल को निशाने पर ले लिया है और मुख्तलिफ मकामात पर बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइलों का हमला जो है वो इस वक्त किया गया है। इस बीच खबर ये भी है कि इजराइल ने दावा पेश किया है कि F-35 का एक और जहाज गिराया गया है, और अगर इजरायली मीडिया और इजरायली खबरों को सही माना जाए तो ये जो जहाज गिराया गया है ईरान ने, ये चौथा जहाज होगा, जंगी जहाज, जो तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गश्त करते हुए कल दिखाई दिए गए थे, उनमें एक और जहाज गिराया गया है। ये ईरान ने दावा पेश किया है। न सिर्फ जहाज गिराया गया है, इस तरह से चौथा पायलट ईरान के कब्जे में आ चुका है। ईरानी मीडिया ने इस ज़िमन में तस्वीरें और दीगर चीज़ें जो हैं वो साफ जारी कर दी गई है। जब इजराइल पर हमला हुआ है तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मानना है कि बेशतर हमले खुले मैदानों में ही ख़त्म हुए हैं और रिहायशी इलाकों में कोई नुकसान नहीं हुआ है। ताहम अभी तक की अहम और बड़ी खबर कि सुबह 4:30 बजे के आसपास, इजरायली वक्त के मुताबिक 4:30 बजे के आसपास इन हमलों का आगाज़ हुआ है। 5वां दिन है जब ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट का, और इस तरह से मुतअद्दिद मकामात पर यह हमले ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया है। बड़ी खबर कि एक तरफ से जहां ईरान का इजराइल पर पलटवार किया गया है, वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी अपनी एक्टिवेशन की और मुतअद्दिद मकामात तेहरान और नॉर्थ तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की है। तो ये तस्वीरें कल रात से, यानी आज सुबह 2:30 बजे से अभी तक किया, जहां मुख्तलिफ मकामात पर आप देख सकते हैं कि तेहरान के अंदर भी धमाकों की आवाज़ हो रही है, सुनाई दे रही है, और उसके साथ साथ इजराइल के अंदर जहां पर इस वक्त सबसे बड़ा हमला किया गया है। 5वां दिन है और कल रात ही ईरानी मीडिया और ईरानी अफवाज की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि जो हमलों का आगाज़ हो चुका है ये तब तक नहीं थमेगा जब तक इजराइल मुकम्मल तौर पर माफ़ी, और जब तक इजराइल मुकम्मल तौर पर इस बात पर आमादा न हो कि आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस तरीके से ड्रोन्स का, मिसाइलों का चलना लगातार जारी, और मुतअद्दिद मकामात पर अब जख्मियों की भी इतलात और खबरें जो है वो आ रही है। सबसे पहली खबर कि आज 5वां दिन है, हमारे साथी भी ज्वाइन कर चुके हैं। अभी जो कंफर्मेशन हो रही है दोनों तरफ से, इजराइल के अंदर जो इजरायली चैनल 7 रिपोर्ट कर रहा है, 106 लोगों की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं जो चैनल रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सरकार का ये वर्जन नहीं है, जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो बता रहे हैं। जब आप दूसरी तरफ चले जाएं तो एक तरफ खून में लथपथ लोग, कुछ लाशें, कुछ जख्मी जो तेहरान के अस्पतालों में, आगे चलकर उस पर भी जाएंगे, लेकिन मरने वालों की तादाद यहां पर 400 प्लस हो चुकी है। इजराइल की तरफ से जो ताज़ा कार्रवाइयां गई हैं, लेटेस्ट इनपुट्स ये भी है कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो वेस्टर्न तेहरान के हैं उनको खाली करने के लिए ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं, और जो पर्शियन, IDF पर्शियन के स्पोक्स पर्सन है उनके मुताबिक इस एडवाइजरी के बाद भी अगर कोई तेहरान में रहता है तो उसका मतलब यह है कि आप अपनी जान जाने के खुद जिम्मेवार होंगे। 3 स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट्स, उसके बाद बाकी चीजें भी हमने देखी हैं, काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं। राजेश जी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत जरा इसी से
3 बैक टू बैक बड़े क्लेम्स। एक तरफ इजराइल की नई स्ट्राइक्स हुई हैं, ईरान की तरफ से जवाबी पलटवार किए गए हैं, F-35 को गिराने की बात हुई है। और खबर यह है कि अब दोनों जगहों पर, एक तरफ जहां हम देख रहे हैं काफी एहतियात ईरान के अंदर बरती जा रही है, लोगों को कैसे बचाया जाए ये भी प्राथमिकता है, दूसरी तरफ रेड सिग्नल या रेड अलर्ट और सायरन्स बजने का सिलसिला तल अबीब और हाइफा के अंदर भी, और जो जेरूशलम या वेस्टर्न बैंक है वहां पर भी चल रहा है। ये सारा सिलसिला बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं। और ये तस्वीरें जरा पहले फुल करके बताइएगा, ये अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें, यानी भारत और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक आप देखेंगे तो सुबह सुबह की तस्वीरें। ये तबाही पिछले 6 से 7 घंटों के दौरान। राजेश जी एक्सप्लेन करिए जरा इन तस्वीरों को। बताती हैं कि दोनों तरफ आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। दोनों ही तरफ जो है सबसे अहम बात है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को, क्रूज मिसाइलों को रोकने में आयरन डोम एरो 3 बिल्कुल फेल हो चुका है। और ये कह सकते हैं कि इजराइल की एक बड़ी चूक है, क्योंकि इजराइल ने ईरान की मिसाइल क्षमता को कम आंका था और यूरोप ने भी, खासकर यूरोप भी इसके लिए जिम्मेदार है। उन्हें लगता था कि ईरान के पास ये तकनीक नहीं है, लेकिन ईरान ने जहां चाहा वहां तेल अवीव हाइफा में मारा है घुसकर, और रिहायशी इलाके हों, सैन्य बिल्डिंग्स हों, हर जगह वहां पे निशाना साधा है। और लगभग 90% मिसाइलें जो हैं, जो ईरान की तरफ से छोड़ी जा रही हैं, वो अपने टारगेट को हिट कर रही हैं। यानी कि जो सक्सेस रेट है आयरन डोम की, वो मात्र 10% रह चुकी है। ये तस्वीर बयां करती है, ये तस्वीर बता रही है कि इस वक्त जो जंग चल रही है, वो जंग एक नए मोड़ पे पहुंच चुकी है, जहां पर अब वो वक्त निकल गया कि सिर्फ मिलिट्री स्टेशन टारगेट होंगे, सिर्फ न्यूक्लियर साइट टारगेट होंगी। अब वो वक्त नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि दोनों देश जो हैं, रिफाइनरी हो, ऑयल रिफाइनरीज हो, गैस साइट हो, जहां पे पानी का प्रबंधन हो, उस जगह को टारगेट करें। यानी कि सीधे तौर पे कहा जाए तो अब सिविलियन पॉपुलेशंस के आसपास जो है वो मिसाइलें गिर रही हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है। यही कारण है कि कल खबरें आई कि इजराइल छोड़कर जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है। हमने वहां पर भी सड़कों पे वो तस्वीरें देखी कि लोग तेल अबीब से निकल जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम तेहरान की तरफ देखते हैं तो वहां पर भी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ना इस वक्त, ये आधिकारिक पुष्टि इस बात की है, ये तल अबीब की तस्वीरें हैं। और ये जो लेटेस्ट स्ट्राइक्स हुई हैं, इसका क्या मतलब है कि वो जो एयर डिफेंस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से उस आयरन डोम को क्या एक्सपोज किया ईरान के हमलों ने मुकम्मल तौर पर? बिल्कुल, आयरन डोम को तो एक्सपोज किया ही आसिफ, लेकिन जो मिडिल ईस्ट में थाड लगा हुआ है, जो अमेरिका का सबसे कहा जाता है कि S-400 से भी ज्यादा इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या वो काम नहीं कर रहा है? क्या वो इन मिसाइलों को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है? ये बड़ी नाकामी अमेरिका की भी मानी जाएगी। अगर हम आयरन डोम की बात करें, अगर हम एरो 3 की बात करें, तो ये महज 70 से 100 किलोमीटर की दूरी के लिए जो मिसाइलें आती हैं, ड्रोन आते हैं, उसके लिए। लेकिन जो अमेरिका ने अपना थाड लगा रखा है, उसके बारे में कहा जाता है कि ये 400-500 किलोमीटर दूर से आ रहे खतरे को भांप सकता है, उसको रोक सकता है। तो क्या ये इन मिसाइलों को अमेरिका का थाड एयर डिफेंस सिस्टम नहीं भांप पा रहा है, नहीं रोक पा रहा है? और अगर ऐसा है, और साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ऐसा हुआ है, तो ये अमेरिका के सिस्टम की भी एक बड़ी नाकामी है। और जो देश, जो लोग ये मानते थे कि इजराइल के पास अभेद सुरक्षा कवच है, ईरान की मिसाइलें उसको नहीं तोड़ सकती हैं, ईरान ने वो करके दिखाया है। अच्छा जी, ये राजेश ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से हम देख रहे हैं कि जो तस्वीरें आ रही हैं, ये इजराइल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इजराइल आबादी के अलावा देखा जाए तो बड़ा कम है, रकबे के यानी एरिया वाइज देखे जाए तो कम है। और जिस तरीके की इस वक्त इजराइल की पोजीशन है, एक तरफ से हमास एक बार फिर रिएक्टिवेशन मोड में आ चुका है। कल से हमने देखा कि हमास ने अपनी कार्रवाइयाँ की, दोबारा IDF के फोर्सेस को मुख्तलिफ मकामात पर नुकसान पहुँचाया जा रहा है। दूसरी तरफ से होती मलेशिया जो है, उन्होंने रॉकेट हमला दागना शुरू किया जी, वो भी इजराइल पर है। तीसरी तरफ से ईरान ने जो पलटवार बैक टू बैक किया है, क्या हम ये माने कि शायद मिसकैलकुलेट किया गया इन तमाम वाक़ात, इन तमाम मामलात को इजराइल की तरफ से, और अब ये सिचुएशन अराइज हुई है इस वक्त? बिल्कुल, खासकर जो मिसाइल पावर है, जो मिसाइल पावर है ईरान की, उसको लेकर कह सकते हैं कि एक मिसकैलकुलेशन जो है शायद इजराइल की तरफ से, यूरोप की तरफ से हुआ था। उनको लगा था कि इस
क्षमता की जो मिसाइलें हैं, इस टेक्नोलॉजी की मिसाइलें ईरान के पास नहीं हो सकती हैं। यहां पर एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने कहा कि फिलहाल हमास एक्टिव हो चुका है, हम हिजबुल्लाह की तरफ से भी थोड़ी सी हमले देख रहे हैं, हुती की तरफ से हमले देख रहे हैं, तो फिलहाल आईडीएफ जो उनकी मेन जो फोर्सेस है वो अभी ईरान के खिलाफ उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यानी कि वो हमास को दबाने के लिए इस वक्त मौजूद हैं, वो हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। और हुती एक बड़ा चैलेंज आया, क्योंकि हुती की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई हैं उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइलें हैं। अब बड़ा जो सवाल यही हो प्रॉक्सीज हैं जाता है ईरान कि के वो भी ये हम मिसाइलें देख रहे हैं कि कहां इस से वक्त आई, एक्टिवेट हो किसने गए हैं। ईरान मैं को दोबारा आपके तकनीक पास दी, लौटूंगा। इस और बीच एक और बड़ी 4 खबर दशक बीच में में बड़ा लगभग अपडेट इस 40 वक्त आ रहा है साल कि ईरान इजराइल की के जब जानिब से जब फिजाई हमले किए गए हैं, एयर स्ट्राइक्स बैक टू बैक हुई है, तो इसका असर ढांचे पर क्या हुआ है। जेल से बहुत सारे इलाकों से कैदी फरार होते देखे गए। अब सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक होना बाकी, लेकिन ये जरूर है कि कई जेलें टूटी हैं और कई एक जगहों पर इन कैदियों की मदद से इन जो सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही हैं उससे पता चल रहा है कि मुख्तलिफ जेलें जो तेहरान के अंदर थी, जहां पर कई मोसाद के या दर्जनों अच्छा, एजेंट्स ये सोशल मीडिया की तस्वीरें हैं जी, जो वहाँ ईरान के अंदर लोग हैं उन्होंने कैप्चर की हैं और इसको डाला है। और जब इसकी तहकीक की गई तो पता लगा जो गुज़श्ता 12 या 8-9 घंटों के दौरान इजराइल की तरफ से पलटवार किया गया है, तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर धमाके हुए हैं, उसमें यह सिचुएशन बनी है कि जेल के अंदर जो कैदी हैं वो फरार होने में कामयाब हुए हैं। और कई मकामात पर ये कैदी जो है वो फरार हुए हैं, जिनमें यह माना जा रहा है कि कुछ इंतहाई मतलूब तरीन लोग भी इससे फरार हुए हैं। और क्या इससे सिविल अनरेस्ट पैदा हो सकता है ईरान के अंदर, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त ईरान की तमाम अफवाज जो है वो इस ज़िमन में लगी थी कि किसी तरीके से इजराइल को जवाब दिया जाए और इजराइल की फिजाई हमलों को नाकाम बनाया जाए। उस बीच इजराइल ने एक और कार्रवाई किया, मुख्तलिफ मकामात पर जो धमाके किए हैं वहाँ पर जेल खाना जात जो है वो कमज़ोर हुए हैं और जेल में के अंदर कैदी जो है वो फरार हुए हैं। ये लेटेस्ट तस्वीरें जो है, राजेश एक छोटा सा कमेंट इस पर, इसके बाद हमने दूसरी खबर पर आना है क्योंकि वो बड़ा अहम है। ये जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त कैदी बाहर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल है, अभी ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि होना बाकी है कितने लोग बाहर आए हैं। क्या ईरान के लिए ये नेक शगुन है या ईरान के लिए एक मुश्किल घड़ी है, क्योंकि अगर इंतहाई मोस्ट वांटेड लोग जिन्हें पिछले कई सालों से कैद रखा गया था अगर वो बाहर आएंगे, उनके नेक्सेसेस और उनकी दूसरी चीज़ें भी होती हैं जो क्रिमिनल वर्ल्ड के साथ जुड़ी होती है, तो वो कितना बड़ा चैलेंज इस वक्त ईरान के लिए पैदा कर सकती हैं। जो इंफॉर्मेशन मुझे मिल पा रही है कि इनमें से मैक्सिमम वो लोग भी हैं जो कुर्द फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, कुर्द जिन्होंने लंबे वक्त से ईरान के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। और यहां पे एक प्लस पॉइंट इजराइल के लिए हो सकता है कि वो फाइटर्स जो खामनेई से छुटकारा चाहते हैं अब वो जेल के बाहर हैं। और आप जानते हैं कि मोसाद इस काम में महारत हासिल रखता है। क्या ये सिर्फ ईरान की कमियों के कारण हुआ है या फिर मोसाद ने एक और बड़ा ऑपरेशन करके जो है वो कुर्दों को जेल से बाहर लाया है? हमें इसके बारे में बहुत गहराई से सोचना होगा, क्योंकि अगर वो वहां पे ड्रोन बना सकते हैं, ड्रोन की फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, तो इशफाक हमें मानना होगा कि वो ईरान की जेलों से कैदियों को भी छुड़ा सकते हैं। और इसमें ज्यादातर कैदी वो हैं इजराइल के खिलाफ लगी हुई है और इस तरीके का माहौल बना है, लेकिन इंटरनल इंटेलिजेंस भी गैदर किया जा रहा है और वो इंटेलिजेंस और वो इंटरनल इंटेलिजेंस जो है वो ये बता रहा है कि मुसलसल लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, उनकी एग्जीक्यूशंस हो रही हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा। तो क्या हम ये माने कि दो महाजों पर ईरान इस वक्त लड़ रहा है, एक इंटरनल जो कुछ फोर्सेज हैं जो डिस्टेबल करना चाहते हैं ईरान को, उन पर भी काबू करने की कोशिश है, और एक्सटर्नल डायमेंशन पर जो सबसे बड़ा महाज इस वक्त खुल चुका है जहां पर सुपरसोनिक मिसाइल का चलने का सिलसिला शुरू हुआ है, वहां पर भी ईरान लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ईरानी फौज जिसकी प्रॉपर लीडरशिप खत्म हो गई है, बड़ी लीडरशिप खत्म हो गई है, ट्रांसफर टू यंगर जनरेशन सारा कुछ चला गया है, उनके कांधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी। बिल्कुल बिल्कुल इशफाक, जो आपने ये बात कही है इस बात में बहुत दम है। दो मोर्चों पर इस वक्त ईरान की जंग जारी है। भारत में हम जिन्हें जयचंद कहते हैं वही जयचंद इस वक्त ईरान के अंदर भी मौजूद हैं, जो चाहते हैं कि खामनेई की सत्ता से छुटकारा मिले। लेकिन सबसे अहम बात, IRGC की बात करें, ईरान की आर्मी की बात करें, वो बाहर तो सफाई कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल जो मैंने कल भी कहा था कि IRGC को अपने अंदर सफाई करनी होगी।
ईरान की आर्मी को अपने अंदर झांकना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास कोई मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल ऐसा है जो मोसाद का एजेंट है, क्योंकि जिस प्रकार से टॉप लीडरशिप को खत्म किया गया, जिस प्रकार से पिन पॉइंट टारगेट उनके आर्मी चीफ पे किया गया, इसका मतलब कोई तो ऐसा है जो IRGC के अंदर मोसाद का एजेंट है। और यह भी मैं आपको कह दूं कि ठीक है, आपके पास दोबारा आप बात कंटिन्यू कीजिएगा। इस बीच चूंकि बड़ी खबर की तरफ हमें जाना है, बैक टू बैक जो अपडेट्स इस वक्त आ रहे हैं मिडिल ईस्ट से, इजराइल की तरफ से तेहरान पर जब अटैक किए गए हैं भारत और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 8 बजे से सुबह 9 बजे के दरमियान, सरकारी टेलीविजन चैनल भी निशाना बना है। इमारत को मुकम्मल तौर पर उड़ाया गया है, जो ऊपर वाला हिस्सा उसमें आग लगती हुई देखी गई। प्लस ईरान का सरकारी टीवी के अलावा जो ईरानियन ब्रॉडकास्ट जो नेटवर्क है सरकार का, जो अपना चैनल है, प्लस जो रेडियो नेटवर्क था, उसको भी तेहरान के अंदर नुकसान पहुंचा है। और इस दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि लाइव नशरियात उस वक्त चल रही थी टेलीविजन स्क्रीन पर। मारूफ टीवी एंकर जब बैठी हुई थी तो उसी वक्त यह हमला होता है और ये सारी तस्वीरें पूरी दुनिया उस वक्त देखती है, यानी बराह रास्त नशरियात चल रही थी। और हमारी जानकारी के मुताबिक हमला होने पर जब एंकर अपनी सीट छोड़कर गई तो उसके चंद मिनट बाद यह तस्दीक की गई कि मुतअद्दिद कारकुन जो ईरान के सरकारी टेलीविजन नेटवर्क का हिस्सा थे, उनकी जान चली गई, शहादतों की तस्दीक हुई है। प्लस ये खातून जब वापस लौटी, क्योंकि ईरान टेलीविजन ने दोबारा अपना काम शुरू कर दिया है, यूनाइटेड नेशन से लेकर अमेरिकन तक बहुत सारे लोगों ने अंदर तक आवाजें उठाई कि आप डायरेक्टली प्रेस, ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस हम बात करते हैं या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, उस पर डायरेक्टली अटैक हुआ। लेकिन ये जो खातून आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जब वापस आई तो इनका जबरदस्त इस्तकबाल हुआ, दोबारा से इन्होंने अपना कामकाज शुरू किया। और हमारी जानकारी के मुताबिक ये भी खुद महफूज हैं, इनके साथ कुछ एक अमला, मगर ये कंफर्मेशन की गई है 1 दर्जन के आसपास। राजेश जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बाइट जरा दिखाइएगा, जब एग्जैक्टली हमला हुआ उसके बाद दोबारा कुछ मिनट के बाद दोबारा से आगाज कर दिया गया टेलीविजन नशरियात का, सरकारी टीवी ने अपना काम शुरू किया। और तीसरी तस्वीर, जब वो वापस लौटी तो लाइव टेलीकास्ट के दौरान इस फीमेल टीवी एंकर ने कहा कि मुझ पर नहीं, मेरे इदारे पर नहीं, बल्कि हमारी जबान बंद करने की एक कोशिश थी। सहर इमामी जो कि फीमेल टीवी एंकर हैं, तीनों तस्वीरें जरा दिखाइएगा और उसके बाद राजेश जी के पास चले। صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم دقایقی پیش در ساختمان خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی. चलिए, ये तो एक खबर आपके सामने, इस पर भी थोड़ी देर में दोबारा बात करेंगे, लेकिन एक और खबर साथ साथ आपको बताते चले, क्योंकि बैक टू बैक बड़े स्टेटमेंट्स आए हैं। और मशरिक़ वस्ता के अंदर जो इस वक्त लड़ाई चल रही है, इस दौरान एक बड़ा बयान, कल हमने आपको बताया था कि आयतुल्ला अली खामनेई की कत्ल के बाद एक बड़े नेटवर्क के जरिए या एक अखबार के जरिए रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर इरादे इजराइल और अमेरिका के क्या है उनने साफ कर दिया है। दरअसल एक स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का आया, जिनके मुताबिक मशरिक़ वस्ता के अंदर ये तनाज़ा खत्म हो जाएगा, ये जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन एक ही इसका सोल्यूशन है जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि आयतुल्ला अली खामनेई को कत्ल किया जाए, ये तनाज़ा खत्म हो जाएगा। तेहरान का जौहरी प्रोग्राम, नेतन्याहू के जरा विजुअल चलाइएगा, तेहरान का जौहरी प्रोग्राम कैंसर जैसा है। बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक अमेरिका कुछ भी करे, हमारी जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू ने 2 बातें यहां पर क्लियर कर दी, खामनेई के कत्ल के साथ ये पूरी तरीके से कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा, ना ही अमेरिका ना ही इजराइल चाहता है कि जो जौहरी प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसकी तरफ अमेरिका जो इस वक्त ईरान बढ़ रहा है, उसको रोकना भी उनकी प्रायोरिटी। प्लस कि अगर डायलॉग या एंगेजमेंट्स किसी भी तरीके से होती है, बेंजामिन नेतन्याहू इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका इसमें कोई भी बात कर ले, हमारी तरफ से लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि ये हमारा एक वो भी प्राइमरी फोकस है कि हमारी वजूद की लड़ाई है। बेंजामिन नेतन्याहू की एक छोटी सी बात और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। קודם כל, אני לא מתפלא שהם רוצים לאותת ככה, משום שאנחנו מכים אותם שוק על ירך. אבל כמובן שהם היו רוצים להפסיק. הם רוצים להפסיק ולהמשיך לייצר את כלי המוות, גם את הנשק הגרעיני שמאיים על הקיום שלנו,
וגם כמובן את הטילים הבליסטיים, ואנחנו כמובן... बेंजामिन नेतन्याहू को सुन रहे थे, लेकिन जरा राजेश, बड़ा इंपॉर्टेंट ये बयान आया है उस वक्त जब मुख्तलिफ सबबंदियां हो रही है, मुख्तलिफ देश मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, नेतन्याहू के पीछे कौन लोग हैं और ईरान के पीछे कौन लोग हैं, अब खुलकर वो चीज़ें भी सामने आ रही है, उस पर थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन कल जब हम ये बात कर रहे थे कि एक प्लान एग्जीक्यूट करने की बात हो रही थी जिसको वीटो किया यूएस ने, लेकिन नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि जनाब जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, जब तक आप आयतुल्लाह को एलिमिनेट नहीं करेंगे, आगा को एलिमिनेट नहीं करेंगे, तब तक ये मामला हल नहीं होगा। नंबर वन कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर दो ये जो ऑपरेशन लॉइन है, क्या ये इंडिकेशन उसकी है कि शाह को वापस लाना है, क्योंकि शाह का जो पुराना झंडा था ईरान का उसमें लॉइन था, उसमें शेर था, कुछ और चीज़ें थी, तो ये इंडिकेशन है कि हम वो पुराना रिजीम वापस लाना चाहते हैं। इसीलिए कल हमने देखा कि साबिक बादशाह जो था वो अचानक से आया मीडिया के सामने, उसने गुफ्तगू करना शुरू किया है। मिनट दीजिएगा, मैं दो तस्वीर को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। सबसे अहम बात की इस हमले से पहले, जो 5 दिन पहले हमला शुरू होता है, उससे 4 दिन पहले जो है IAEA की एक टीम जो है वो ईरान जाती है उनके न्यूक्लियर वेपन्स को देखने के लिए। क्या उन्हें कुछ ऐसा मिलता है? मुझे लगता है उनको कुछ ऐसा नहीं मिलता है। लेकिन क्या अमेरिका और इजराइल ये मान चुके थे कि हमें किसी ना किसी तरीके से खामनेई को सत्ता से हटाना है? मैं इस बात पे आज भी अड़िग हूं कि ये कुछ वैसा ही ऑपरेशन हो रहा है जिस प्रकार से सद्दाम हुसैन के खिलाफ हुआ इराक में, जैसा गद्दाफी के साथ हुआ लीबिया में, और जिस प्रकार से बशर अल असद को हटाने की कोशिश की गई। यानी कि परमाणु एक बहाना हो सकता है, निशाना जो है वो खामेनेई है, और निशाना जो है वहां पर रजीम को चेंज करना है। और ये सिर्फ इजराइल नहीं कर रहा है, ये अमेरिका चाहता है, ये ब्रिटेन चाहता है, ये यूरोप चाहता है कि एक ईरान ही तो है मिडिल ईस्ट में जो उनके इशारों पे नहीं नाचता है, जो उनको आंखें दिखाता है। क्यों ना ये जो आंखें दिखाने वाला एक देश है उसकी आंखों को जो खामनेई के तौर पे हैं, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब हम खामनेई की हिस्ट्री को देखते हैं और मौजूदा शाह को वहाँ पर देखते हैं जो ख्वाब देख रहा है वापस आने के, क्योंकि खबर तो ये भी है कि ये शाह जिसकी कल हमने बाइट चलाई थी, इसके पोते की शादी हुई है और वो शादी जो हुई है वो एक अमेरिकन ज्यूइश है, उसको वहाँ रिजीम देना चाहते हैं। इस तरीके की भी बातें जो वो सामने आ रही है। लेकिन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब कल हमने इमाम खामनेई के इस स्टेटमेंट को देखा, जब वो मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि ईरान ज़रूरी नहीं है, उसकी जान ज़रूरी नहीं है। खुद सुप्रीम लीडर कह रहा है कि ना मेरी जान ज़रूरी नहीं है, ईरान ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें जो ज़रूरी है वो एक धार्मिक कार्ड उन्होंने खेला। उन्होंने कहा कि इस्लाम ज़रूरी है और इस्लाम की बका, यानी इस्लाम को हर तरफ से आज़ादी हो, वो चीज़ ज़रूरी है, हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या उन्होंने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मारा सऊदी अरब तक, डायरेक्टली उन मुस्लिम देशों तक जो थोड़ा सा भी हिचकिचा रहे हैं, जॉर्डन को अगर देखें, लेकिन रेस्ट अपनी लाइन खींच चुके हैं? एग्री, पूरी कोशिश की गई है और कल एक अहम मीटिंग भी हुई है जिसमें 21 देश शामिल थे, उन्होंने समर्थन भी किया है। लेकिन क्या इस्लाम के नाम पर मिडिल ईस्ट के देश ईरान के पीछे खड़े हो सकते हैं? क्या वो सऊदी अरब जिसकी कल तक, 1 साल पहले तक ईरान के साथ दुश्मनी थी, जिसके UAE जिसके ऊपर ईरान समर्थित हुती जो है वो अटैक करता है, क्या वो ईरान के पीछे खड़े हो सकते हैं? नहीं, इश्फाक नहीं। अगर बात UAE की करें, बात सऊदी अरब की करें, बात कतर की करें, बात ओमान की करें, ये लोग तरक्की में बहुत आगे निकल चुके हैं। इनको पता है कि अब हमें आगे बढ़ना है, लोगों को आगे ले जाना है। तो लगभग अब सऊदी अरब भी क्लियर हो गया, UAE भी क्लियर हो गया। उन्होंने कहा कि जनाब हम ईरान के साथ हैं और हम इजराइल का साथ इसमें कहीं लेकिन क्या कोई नहीं देंगे। मेरा पॉइंट मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, लेकिन मुझे बताइए कि क्या सऊदी अरब ने मना किया अमेरिका को, इजराइल को कि मेरा एयर डिफेंस इस्तेमाल मत, मेरा एयर स्पेस इस्तेमाल मत करिए? क्या UAE ने रोका? क्या इराक ने रोका? मुंह जवानी बोलने से इश्फाक कुछ चीजें नहीं होती हैं। जैसे पाकिस्तान भी कह रहा है कि मैं ईरान के पीछे हूं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? कहां से इजराइल के फोर्सेस आ रही हैं? क्या कहां पर अमेरिका के बेसेस है? कहां से रिफ्यूलिंग उन फाइटर जेट्स को हो रही है? इन चीजों को क्या नकारा जा सकता है? जहां पर बेस है वहां पर तो आप नकार ही नहीं सकते ना, वो भी तो एक MOU का हिस्सा है। जब आप बेस किसी को देते हैं, जब आप US बेस बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर तमाम फोर्सेस जो हैं वो US के हिसाब से चलेंगी। देश का वहां, जिस भी देश का वहां ऑटोमेटिक कंट्रोल है वो तो खत्म हो जाता है, जैसे हमने अफगानिस्तान में देखा। बिल्कुल। तो फिर
ये सिर्फ बयानबाजी रह गई ना। इस बयानबाजी को मैं तो डिकोड मौखिक करूंगा, ये समर्थन की इंपॉर्टेंट जरूरत नहीं नहीं है, इसको थोड़ी देर में डिकोड करेंगे। एक और बड़ी खबर, लेकिन उसका ताल्लुक अगर ईरान इजराइल जंग से जरूर है, लेकिन पूरे देश के लोग यानी भारत के लोग भी वहां पर फंसे पड़े हैं, और इस वजह से जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स वहां पर फंसे पड़े हैं। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो यही आ रही है कि अब प्रोसेस शुरू हो गया है, इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू हो गया है। ईरान ने हरी झंडी दे दी है और पहला बैच 100 लोगों पर मुश्तमिल जो है वो ईरान से निकलने के लिए तैयार है, और आर्मीनिया इन्हें लाया जाएगा। आर्मीनिया से इन्हें वहां पर बाद में इवैक्यूएट किया जाएगा। पहला वो जो ग्रुप है वो क्रॉस करेगा जी, आर्मीनिया की ओर चला जाएगा। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर ईरान ने लैंड ट्रैवल जो बैन्स थी उसे हटा दी है, और ज़मीनी रास्ते से वो अब ये कंट्री क्रॉस करेंगे। कल हमने देखा था कि वजारत खारजा ने तमाम इंतजाम किए थे, और बाज़ाब्ता तौर पर तकरीबन 10,000 के करीब लोग जो है वो ईरान के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं। उन्हें बहिफाजत अब वहाँ से निकाला जाएगा, और 5वां दिन आज है इस प्रोसेस का। और आज ये खबर आ रही है कि तेहरान ने बाज़ाब्ता तौर पर रिस्पॉन्ड किया है। न सिर्फ तेहरान ने रिस्पॉन्ड किया, अज़रबैजान ने भी रिस्पॉन्ड किया है। तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के राष्ट्रों से इन्हें वापस लाने की कोशिश की जाएगी, और इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा रही है, और उम्मीद है कि पहला पड़ाव जो है वो आज मुकम्मल हो सकता है। इस बीच वजारत खारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर 24/7 कंट्रोल रूम बनाने का ऐलान कर दिया है मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ने, और इस सिलसिले में टोल फ्री नंबर्स को दे दिया गया है। न सिर्फ भारत के अंदर जो टोल फ्री नंबर दे दिए गए, बल्कि जो एम्बेसी तेहरान के अंदर है वहाँ पर भी 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइंस दे दी गई है, और व्हाट्सएप नंबर दे दिए गए हैं, ताकि वहाँ पर जो है वो अगर कोई मामला भारत के अंदर जो लोग हैं, स्पेशली जम्मू कश्मीर के जो तलबा है, वालिदैन उनके हैं, अगर उन्हें एक मज़ीद कोई बात करनी हो वहाँ पर वो बात कर सकते हैं। ये तमाम नंबरात हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमने डाल दिए हैं, वहाँ से आप यहाँ निकाल सकते हैं, और थोड़ी देर में आपके टीवी चैनल स्क्रीन पर भी वो नंबर जो वो आएंगे। लेकिन फिलहाल पहला पड़ाव जो है वो आज से शुरू होगा। आर्मीनिया लिया जाएगा, और 100 अफराद पर मुश्तमिल पहला काफिला जो है वो वहाँ से रवानगी करेंगे, और इस तरीके से तकरीबन जो 10,000 के लोग के करीब बच्चे हैं, तलबा है पूरे भारत से, उन्हें बहिफाजत निकालने का अमल आज से शुरू किया जाएगा। इस तरीके की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। चलिए, इस बीच जरा अस्पतालों को लेकर भी एक बड़ी खबर, क्योंकि इजराइल की तरफ से कार्रवाइयां मुसलसल की जा रही हैं, और बड़ी बात यह है कि जहां पर दोनों बैक टू बैक एक दूसरे पर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब तेहरान या ईरान के ज्यादातर अस्पतालों में भी अलग अलग जगहों पर वैसी सिचुएशन नजर आ रही है जो अब तक हम पिछले 1.5 या 2 वर्षों से सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर हम देख रहे थे। गजा के अंदर इमाम खुमैनी अस्पताल में भी जख्मियों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है, तादाद बढ़ रही है, क्योंकि इजराइल की तरफ से ओपनली ये जो एयर स्ट्राइक्स की गई है शहरी इलाकों के अंदर, और एक अस्पताल भी तबाह हुआ है जिसकी तस्वीर आपके सामने है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी की जानिब से, ईरानी सरकार की तरफ से, लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है कि अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अस्पताल का अमला बहिफाजत बाहर निकल गया, खुद को जान बचाने में और मरीजों को बचाने में यहाँ से वो कामयाब रहे। और उसके बाद अस्पताल के बाहर भी आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में इस वक्त वो लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंजर्ड हुए हैं इन एयर स्ट्राइक्स में, और अब शायद ऐसी हालत बन रही है कि एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन तो है ही, मगर हेल्थ क्राइसिस या हेल्थ का आप एक तरह का बहरान भी मानकर चलिएगा, जहां पर मुश्किलात थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और शदीद मिसाइल जो बैराज था, इसके बाद इमरजेंसी यूनिट भी भर गया है, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद आपको नजर आ रही है। कैजुअलिटीज काफी ज्यादा, जो शुरुआत में हमने बताई 400 प्लस अभी तक लोगों की जानें जा चुकी हैं ईरान के अंदर, और इमाम खुमैनी अस्पताल जो तेहरान के अंदर है वो लगातार लोगों का इलाज कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अस्पतालों में भी जगह कम पड़ रही है। इधर बड़ी खबर की तरफ चलेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति या फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान उस वक्त सामने आया जब G7 देशों की बातचीत हो रही थी। खबर यह है कि G7 से जल्दी वापस अमेरिकन प्रेसिडेंट लौट गए हैं, लेकिन ईरान को धमकी दी गई है कि आपका न सिर्फ जौहरी प्रोग्राम जो बिल्कुल भी या किसी भी कीमत पर कबूल नहीं है, लेकिन ईरान फौरी तौर से या जो शहरी हैं वो तेहरान को खाली कर दें,
पहले नेतन्याहू, अब सदर ट्रंप की तरफ से। ये बड़ा बयान है, क्योंकि कल तक ये माना जा रहा है कि ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका बराह रास्त मुदाखलत कर ही नहीं रहा है, जो लगातार सऊदी अरब भी कह रहा है और तमाम मुल्क कह रहे थे। लेकिन ये बयान जो डोनाल्ड ट्रंप ने G7 देशों के दौरान दिया है और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्हें वापस भेज दिया गया है, सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब करने की बात कही जा रही है। न सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाने की बात कही जा रही है, बल्कि वॉर रूम अमेरिका के अंदर बनाया जाएगा। जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन बन रही है इस पर वो गहरी नजर रखेंगे। और न सिर्फ इतना कि नजर रखी जाएगी, बल्कि सीधी सी बात ईरानियों को कही गई है, तेहरान के अंदर रहने वाले लोगों को कहा गया है कि अब आप इवैक्यूएट हो जाइए। वही पोजीशन जो फिलिस्तीन के अंदर हमने देखी इजराइल के दौरा, और फिर यह कहा गया कि आप इवैक्यूएट हो जाइए, आप निकल जाइए और यह सारा इलाका खाली कर दीजिए। वही पोजीशन यहां पर भी करने की कोशिश की जा रही है। इससे जो नॉर्दर्न जो अलायंस है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सऊदी का मौक़िफ़ बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है। लेकिन इससे पहले कि हम उस पर आए राजेश, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि तेहरान की इवैक्यूएशन का ऐलान कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो साफ ये है कि अब जरा और शिद्दत इसमें आएगी। और जो हम ये देख रहे थे कि टॉक्स या ट्रेड वाली बात जो डोनाल्ड ट्रंप कल रात तक कर रहे थे वो नजर नहीं आ रही है। और जो कुछ आउटलेट्स, न्यूज आउटलेट्स ये चला रहे थे कि तेहरान जी बोल रहा है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, वो भी यहां कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर वो होता तो इस स्टेटमेंट का अंदाज कुछ अलग होता। ये जो स्टेटमेंट आया है, G7 देशों को छोड़कर वापस अमेरिका जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वहां पर वॉर रूम बनाया जा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट को वहां लगा दिया गया, वो पहले ही पहुंचे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाने की बात हो रही है। तो क्या हम ये माने कि अब ये वॉर और ज्यादा बड़ा होगा और अब ये सिस्टम यहां तक नहीं रहेगा, कुछ और चीजें भी खुलकर आएंगी जो शायद रात देर गए तक, आज सुबह तक भी पर्दे के पीछे से चल रही थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे 2 से 3 मिनट इशफाक दीजिएगा, क्योंकि हमने कल भी इस खबर को ब्रेक किया था। हमने ये बताया था कि किस प्रकार से ब्रिटेन के जो फाइटर जेट्स हैं वो मूव किए हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। अब क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों को समझाएं। ब्रिटेन के फाइटर जेट का मूव करना G7 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का उनके साथ मिलना कनाडा छोड़ने से पहले। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि पीट हेगसेथ जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं वो वॉर रूम में मौजूद हैं। इस बात की खबरें पुख्ता हो चुकी हैं कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंच रहे हैं और पीट हेगसेथ जो कि रक्षा मंत्री हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट आ रही है वो अपडेट ये है कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर साइट पर डायरेक्ट हमला कर सकता है। बकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके बारे में अपडेट किया है कि सीधा अटैक जो है अब अमेरिका जो है कमान अपने हाथ में ले सकता है और इस जंग को अगले 48 से 72 घंटों के अंदर अमेरिका खत्म करना चाहता है। ईरान की न्यूक्लियर पावर को वो अब खुद खत्म करना चाहता है। यह एक बड़ी और अहम अपडेट आ रही है और इसको समझना होगा हमें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का G7 से निकलना और जो ब्रिटेन के पीएम हैं उनके साथ स्टारमर के साथ मुलाकात, इससे पहले एक खबर और इससे जुड़ी हुई है कि जो B-2 बॉम्बर्स हैं अमेरिका के, वो डिएगो गार्सिया से मिडिल ईस्ट की तरफ जो है ट्रैक किए गए हैं, उनकी मूवमेंट हुई है। यानी कि वो बॉम्बर्स जो एक साथ में हजारों क्विंटल बारूद जो है बरसा सकते हैं, वो ईरान की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इशारा इस बात का है कि आने वाले वक्त में अमेरिका इस जंग को अब लंबा नहीं खींचना चाहता, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करके अगले 48 से 72 घंटों के अंदर क्या ये इतना पॉसिबल है कि आज जिस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि 48 से 72 घंटों के बीच में ये जंग होगी? बैकएंड पर हम पाकिस्तान को भी देख रहे हैं, बैकएंड पर हम चाइना को भी देख रहे हैं, बैकएंड पर कुछ और देश भी हैं, तो वो तो पहले ही अपनी लाइन खींच चुके हैं जी, हम चाहे इजराइल के साथ नहीं, हम ईरान के साथ हैं। और थोड़ी देर में हम जब सऊदी अरब का बयान चलाएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि सऊदी ने रात देर गए क्या कुछ किया है। लेकिन क्या ये इतना आसान है यूएस के लिए? क्या पाएंगे 48 घंटे में एक मुल्क का निशान खत्म करके निकल जाएंगे? अच्छा, चाइनीज देखिए जो मूवमेंट भी दिखाएंगे, जो मूवमेंट हुई है, क्योंकि जब ये मदद वाली बात हुई है ना तो उसी दौरान चीन से कुछ जहाजों को ये तस्वीरें भी साथ साथ दिखाएगा। यही बात तो मैं कह रहा था कि चाइना पिछले 72 घंटों में बहुत ज्यादा एक्टिवेशन मोड में है। और ये जो हम देख रहे हैं मिसाइल चलना, 10 चीजें चलना, ऑयल रिफाइनरी अगर ईरान की बंद हुई तो कैसे मामला चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल। और ये तस्वीरें खुद बयान कर रही है कि क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में।
बिल्कुल बिल्कुल इशफाक, ये खुलकर हो रहा है और ये उस वक्त भी हुआ था जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। इन चीजों को नहीं नकारा जा सकता। ईरान उस वक्त, चाइना उस वक्त भी खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहा था, लेकिन आज वो ईरान के पीछे खड़ा है। लेकिन क्या उस हद तक, जिस हद तक अमेरिका जा सकता है इजराइल की मदद के लिए, ब्रिटेन जा सकता है, क्या चाइना जाएगा? अच्छा, उस जहाज के बारे में क्या कहा जाए जो कल से ज्यादा सुर्खियों में है कि वो जनाब चला गया, तल अवीव तक पहुंचा, वापस किया और फिर एक रुख मोड़ा, वापस चला गया, किसी को हाथ नहीं आया। उस जहाज के बारे में तो अभी भी मिस्ट्री बनी है कि वो जनाब बमबारी करके निकल गया और सारे लोग देखते गए। वो तो अब सीधी सी बात है कि जहाज आया कहाँ से, गया कहाँ, सबके सामने तो जीपीएस राडार से सिग्नल्स आ चुके हैं। अभी भी ये कहना कि जनाब शायद ये नहीं होगा, ये तो खुलकर कल से हो चुका है। तो हो चुका है, चाइना मदद कर रहा है। लेकिन अगले, आप जो मेरा पॉइंट है, मेरे तर्क को आप समझिए कि क्या खुलकर जिस प्रकार से अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, ब्रिटेन मदद कर रहा है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोक रहे हैं, क्या चाइना वैसा कर रहा है? नहीं कर रहा है। और आने वाले वक्त में अगर अच्छा, ये जो अब हम इजराइल ईरान की जरा मैं वापस बात करूं तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो मैं सिर्फ टैक्टिकली आपसे जानना चाहूंगा। एयर डिफेंस सिस्टम खत्म किया गया, इसमें कोई शक नहीं है, जब पहला हमला हुआ था। ये जो अचानक से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेशन हुई, बैटरियां एक्टिवेट हुई, मिरेकल तो है नहीं है। आपके साइंटिस्ट सारे मारे गए, आपने कमांड सेकंड इनको संभाली है, दी है, वो सेकंड इन विद इन फ्रिक्शन ऑफ टाइम सब कुछ ठीक करके आपको एक्टिवेशन मोड में ले चले। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर ऐसा पॉसिबल होता इस वक्त, तो क्या जो एयर स्पेस है ईरान का वो इजराइल के कब्जे में होता? फ्री एयर स्पेस कर दिया गया है। इजराइल जहां पे चाह रहा है वहां पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इसका मतलब आपके एयर डिफेंस सिस्टम जो है तबाह हो चुके हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि F-35 को मारा गया है, चौथा F-35 गिराया गया है, लेकिन क्या इस पे मोहर लग सकती है? नहीं, फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। अब मैं थोड़ी देर पहले तल अवीव के अखबार देख रहा था, इजराइल टाइम्स, वो तो खुद मान रहे हैं कि हमारे जी 4 जहाज गिरे हैं और 4 हमारे पायलट उधर हैं। ये तो मान रहे हैं ना वो? अब बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पे देखिए, ऑफिशियली मान रहे हैं वो, अब कैसे माने? अपने डीजीएमओ का वो बयान याद करना होगा कि प्रोफेशनल्स आर्मी अपने नुकसान का, जनाब ये इजरायली आर्मी है, ये प्रोफेशन से हटकर है। यहाँ पर तो प्रोफेशन वाली बात ही नहीं है। जो कभी फलस्तीन जाए, कभी वहां जाए, यहाँ प्रोफेशन वाली बात है। एक और खबर की ओर चलते हैं जी। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन फटाफट से आपको एक और बड़ी खबर से आगाज देते हैं। बात जरा सऊदी अरब की भी आपके सामने रखते हैं, चीन की भी रखते हैं, जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर पहले आसिफ ने आपके सामने रख दी। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा अपने मौक़िफ़ की तायीद की है और साफ कर दिया है कि बरादर मुल्क ईरान के पीछे वो खड़ा है, यानी किसी भी कीमत पर हम ईरान को अकेले नहीं छोड़ेंगे। और अगर अमेरिका इस मामले में आता है, जो दिफाई और अस्करी मुआहिदे किए गए हैं उस पर फर्क पड़ सकता है। ये बड़ी बात सलमान की तरफ से कल रात देर की गई है। रात देर के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है ईरान के साथ और दुनिया भर तक ये पैगाम पहुंचाया गया है कि किसी भी कीमत पर यह चीज बर्दाश्त नहीं होगी। नंबर 1, फिर चाइना का एक मेजर रोल इस पूरे खित्ते के अंदर है। जो ये जहाज और ये खबरें सामने पिछले कई दिनों से जीपीएस की आ रही है, वो ये साफ बता रही है कि चाइना का भी एक मेजर रोल यहाँ पर चल रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में मशरिकी वस्ता के अंदर मजीद आग उगलेगी? और अगर ये मजीद आग भड़कती है तो अमन का दूर दूर तक भी कहीं निशान नहीं दिखेगा। चलिए, अपडेट मुसलसल आप तक पहुंचती रहेंगी क्योंकि बैक टू बैक कुछ स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है क्योंकि इजराइल की तरफ से जो टेक्नोलॉजी का सहारा अब तक लिया जा रहा, उस पर भी जबरदस्त पंजा इस वक्त डाला गया है ईरान की तरफ से। मुकम्मल खबर ब्रेक के उस पार, और तालिबान का भी पहला रिएक्शन, और ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ सदर ट्रंप का मुस्तकबिल क्या? बहुत सारे लोगों ने जो अमेरिका के अंदर काम करते हैं, मौजूदा वक्त में एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है, पूरे सिस्टम को बहुत अंदर से निचोड़ कर जानते हैं, उनकी बात आपको सुनाएंगे ब्रेक के उस पर।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका मशरिक़ वस्ता के अंदर मौजूदा सूरत हाल मुसलसल प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पर पहला रिएक्शन अब तक पहले इजराइल की तरफ से कार्रवाई की गई थी, उस पर तालिबान का आया था, लेकिन ताज़ा स्टेटमेंट जिसमें वार्निंग दी गई है और अफगानिस्तान ने अमेरिका को सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने इस जंग में मुदाखलत की जो इस वक्त कर रहा है तो हम भी कार्रवाई करेंगे। अफगानिस्तान ने पहली बार खुलकर ईरान के हक में वो मुसलसल बात तो करता रहा है, ताल्लुकात भी अच्छे हैं, सिफारती सतह पर, फौजी सतह पर आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप मजीद मजबूत हो रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर आर्म्ड की तरफ या अगर इस लड़ाई की तरफ अमेरिका बढ़ता है, अमेरिका की जानिब से कार्रवाई होती है तो ये लड़ाई थोड़ी और बड़ी हो जाएगी जिसमें तालिबान इन्वॉल्व होगा। और ये हम नहीं, तालिबान की जानिब से खुद कहा गया कि ये जो जारहियत इस वक्त इजराइल की तरफ से की गई, जिसकी शुरुआत 12 और 13 तारीख की रात को हुई, अगर वॉशिंगटन न्यूट्रल रहा तो बहुत हद तक चीजें शायद उसके फेवर में रहेंगी, लेकिन तालिबान ने क्लियर कर दिया अगर डायरेक्टली मिलिट्री को इन्वॉल्व करता है ईरान के खिलाफ, मजीद एग्रेशन यहां पर दिखता है, तेहरान पर हमले होते हैं, खुलकर कार्रवाई होती है, तो ये मान लीजिएगा कि तालिबान को आप इसी मैदान जंग में अमेरिकन के खिलाफ फिर से लड़ते हुए देखेंगे 2021। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तालिबान ऑफिशियल पेज पर इसका कोई खबर का असर नहीं है, लेकिन रिशन खबर रसा इदारे जो हैं, रूस के खबर रसा इदारे जो है, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने तालिबान के आला कमांडरों के साथ बात की है, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बात की है, जिन्होंने इस बात का इशारा दिया कि अमेरिका अगर न्यूट्रल रहता है तो सूरत हाल अपनी जगह पर है, अगर अमेरिका की मुदाखलत होती है तो तालिबान बराह रास्त ईरान के हक में खड़े होकर उनके साथ मैदान जंग में खड़ा रहेगा। ये बात आ रही है जी अफगानिस्तान से। लेकिन जरा बात आगे चलाते हैं और बात साइबर अटैक्स की करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब इस तरीके के जंग होते हैं तो साइबर अटैक्स भी होते हैं, और तेल अवीव से जारी बयान के मुताबिक ईरान की तरफ से साइबर अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है और ईरान के कई अहम प्रोजेक्टों पर साइबर अटैक हो चुका है और गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान 700% साइबर अटैक्स बढ़े हैं ईरान की तरफ से। इजराइल की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट्स जो उनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की है, टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज की हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की हैं, उन्हें हैक किया गया है। ईरान स्टेट स्पॉन्सर साइबर ग्रुप्स इसके पीछे है, ये इजराइल की तरफ से साफ कर दिया गया है। और ये साफ कर दिया गया है कि अब इन हमलों के पस मंज़र में कुछ डू एंड डोंट्स की एक फहरिस्त इजरायली अवाम के सामने रखी गई है ताकि उन्हें बाखबर रखा जाए। ईरान की तरफ से ये साइबर अटैक्स किए गए हैं और इजराइल के मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स, मीडिया आउटलेट्स और साथ साथ जो ऑनलाइन वेब पोर्टल्स हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मकामी लोगों के टेलीफोन नंबर्स तक हैक किए गए हैं और तमाम चीज़ों को नज़र रखी जा रही है। और कुछ ऐसी तस्वीरें और कुछ ऐसी चीज़ें उन वेबसाइट्स पर डाली गई हैं जिसके बाद इजराइल ने इस हमले का तोड़ करने के लिए रात देर गई। अच्छा, खबर यह है कि तमाम जो इजरायली सिटीजन्स हैं उनके मोबाइल्स पर मैसेज गए हैं जिसमें कहा गया कि एक तो पनागाहें जो हैं, जो ज़ेरे ज़मीन बंकर्स हैं, वहां पर चले जाएं, प्लस ईंधन जखीरा करने के पैगामात मौसूल हुए। तो उसके बाद इजरायली अथॉरिटीज़ ने शहरियों को हिदायत जारी की कि ईरान का साइबर हमला है, अवाम इस पर तवज्जो ना दे। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से पता चला कि इजरायली नेशनल टेलीविजन चैनल लाइव प्रोग्राम के दौरान हैक हो जाता है और एंकर जिनके होश उड़ गए। ये सारी सूरत हाल कब हो रही है? जो 3 या 4 दिन के दौरान आपने लड़ाई देखी है, ये एक तरफ। लेकिन अब जरा उस शहर की तरफ जिसको आप हाइफा कहते हैं, दुनिया के पुराने और बड़े शहरों में से एक रहा है, लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि इजराइल भी इसको देखना नहीं चाहेगा क्योंकि ईरान ने तेल अवीव पर और हाइफा पर दोनों जगहों पर ड्रोन से हमले किए हैं। ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक हाइफा के अंदर जो रिफाइनरी है इसकी पैदावार मुकम्मल तौर पर रुक गई है। ईरान की तरफ से होने वाले हमले में मरने वालों की तादाद 3 तक पहुंची है। जो हमारी जानकारी के मुताबिक हाइफा रिफाइनरी की पैदावार जहां मुकम्मल तौर पर रुकी, जबकि 3 जो एम्प्लॉइज जिनकी जान गई है, 600 प्लस लोग कुल मिलाकर अब तक मिसाइल हमलों में या जो ड्रोन्स मारे गए। लेकिन एक तस्वीर आपके सामने कि ऑयल रिफाइनरी को, जो तेल अवीव के अलावा हाइफा के अंदर सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी, जिसकी तस्वीर आपके सामने, जिस पर सीधा हमला हुआ है और उसके बाद जो आफ्टरमाथ की भी तस्वीरें जारी कर दी गई हैं जिसमें पता चला कि ज़ेरे ज़मीन तकरीबन 25 से 35 मीटर के दरमियान गड्ढे हुए हैं, जिससे पता चलता है कितना ज़ोरदार और ख़तरनाक ये सूरत हाल इस वक्त बन गई है। और अब रेगुलरली
तेल की सप्लाई हो सके, बिजली सप्लाई चले। ये बहुत मुश्किल इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में हो गया, क्योंकि तल अवीव में भी बिजली सप्लाई या जो बड़े स्टेशन थे उनको टारगेट किया गया, और इसी तरीके से दूसरी तरफ हाइफा के अंदर सबसे बड़ी ये जो ऑयल रिफाइनरी फैसिलिटी थी उसको डायरेक्टली हिट हुआ है, जिसकी तस्दीक कर दी गई है, तस्वीरें जारी कर दी गई है, वो आपके सामने। एक और बड़ी खबर यहां पर भी आपको बताते चले, और वो खबर है दोनों मालिक के इक्तिसादी मामलात भी बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं एक दूसरे पर हमलों के बीच। खबर यह है कि बाजान पर दूसरा बड़ा हमला किया गया और ईरान के हमले के बायस तल अवीव का स्टॉक एक्सचेंज मुकम्मल तौर पर इशफाक बंद हो गया है। बिल्कुल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो इजराइल का है, ईरान का तो पहले ही लड़खड़ाया है, वो पिछले कई सालों से लड़खड़ाई आई है, लेकिन इजराइल के अंदर सरमायाकारी बहुत सारे लोग कर रहे थे। और बाजान से ये इत्तला है कि जब दूसरे दिन भी हमला हुआ तो तल अवीव का स्टॉक एक्सचेंज बंद कर दिया गया है ईरानी हमलों के पेश नज़र, और यहाँ पर जो ट्रेडिंग बाजान के अंदर हो रही थी उसे फिलहाल रोक दिया गया है। बाजान से जो इत्तलात सामने आ रही है कि पिछले 2 दिन से मुसलसल इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आसपास दफ्तर जो उनका है, जहां पर ये नेशनल ट्रेडिंग होती है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, वहां पर बमबारी हुई है, जिसके नतीजे में सूरत हाल ये है कि वहां पर ट्रेडिंग कंपनियों की तरफ से फिलहाल मामला बंद कर दिया गया है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो निकालना भी वापस हो गया, जिससे इजरायली मईशत को नुकसान पहुंचा है। ऐसी ही सूरत हाल ईरान के अंदर भी है, और ईरान के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे कम लोग ही इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि अमेरिकी पाबंदियां थी, लेकिन वहां पर भी बुरी हालत इस वक्त इस जंग की वजह से बनी हुई है। चलिए, इधर खबर यह भी है कि ईरान और इजराइल की जंग के दरमियान अहम पेशरफ्त हुई है। फ्रांस के हवाले से खबर, और उसके बाद एक बड़ा स्टेटमेंट आपको सुनाएंगे, फिर ब्रेक पे भी जाना है, जम्मू कश्मीर की खबरें भी आपके सामने। लेकिन फ्रांस ने पेरिस एयर शो में इजराइल का जो असलहा बूथ था उसको बंद कर दिया गया है। जो आर्म्स बूथ वहां पर था फ्रांस के अंदर पेरिस शहर में बंद करने का फैसला हुआ। अच्छा जी, ये दरअसल नुमाइश थी जी, पूरी दुनिया से लोगों ने अपने अपने हथियारों की नुमाइश करनी थी, लेकिन फ्रांस जो एलाई है इजराइल का, ये याद रखिएगा, फ्रांस एलाई है इजराइल का हर हालत में, लेकिन यहां पर उन्होंने ये फैसला किया कि जो खुदकुश हथियार यहां पर डिस्प्ले के लिए रखे गए थे उनकी इजाजत नहीं दी जाएगी, और फ्रांस ने शटडाउन किया जी इजरायली आर्मी का जो बूथ था जो यहां पर नुमाइश के लिए जगह दी गई थी। पेरिस ने इस शो के अंदर उन्हें अलाउ नहीं किया गया है, और एल्बिट सिस्टम, रफाइल, IAI, यू विजन, ये सारा स्टैंड जो है ये इजराइल का क्लोज कर दिया गया है। फ्रांस ने साफ कर दिया है कि एग्जिबिशन की खिलाफ वर्जी किसी को करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इस तरीके से एक और बड़ी खबर जो इस वक्त फ्रांस से सामने आई है कि इजरायली सिस्टम को डिस्प्ले करने का जो मौका फ्रांस के अंदर दिया गया था उस पर फ्रांसी हुकूमत ने फिलहाल कार्रवाई की है, और फ्रेंच हुकूमत की तरफ से यह साफ कर दिया, फ्रांस की हुकूमत से यह साफ कर दिया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू को पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पर वो चीज़ें होनी चाहिए थी जिससे आपसी शराकतदारी बढ़े, जिसमें आपसी भाईचारा बढ़े और आपस में ताल्लुकात और बेहतर हो, न कि वो हथियार जिसमें खून ही खून हो उनका डिस्प्ले हो। ये फ्रांस की तरफ से बयान जो है वो जारी कर दिया गया है। चलिए, इससे पहले ब्रेक पे जाएं, एक बड़ा स्टेटमेंट मिडिल ईस्ट को लेकर दिया गया है एक अहम शख्सियत की तरफ से जो मुसलसल ट्रंप इंतजामिया पर बात करते रहे और साबिक ब्यूरोक्रेट है, मौजूदा वक्त में अमेरिकी कदामत पसंद लीडर हैं टकर कार्लसन, जिनका स्टेटमेंट 2 बड़ी बातें क्लियर कर रहा है कि एक तो अमेरिकन खुद या अमेरिकी फौज जो है वो हकीकी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, जिस पर सवाल सदर ट्रंप से भी G7 के इजलास के बाद पूछा गया तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया, और ट्रंप की सदारत उनके स्टेटमेंट के मुताबिक डूब जाएगी। कहते हैं कि इजराइल दोबारा अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा। 5 सुदूर को 5 मरतबा पिछले 30 से 40 वर्षों में हमने इजराइल की वजह से नुकसान झेला है। एक अमेरिका का फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, मौजूदा वक्त में एक सीनियर लीडर है जो एक सीनियर पार्टी को लीड करता है, और अमेरिकन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, जिनके मुताबिक कहते हैं कि ये जो लड़ाई इस वक्त शुरू की गई है इसमें शुरुआत इजराइल की तरफ से हुई है, और अमेरिका को धकेलना ये सदर ट्रंप के इक्तदार के लिए, उनकी प्रेसिडेंटशिप के लिए भी अच्छा नहीं है, और इसलिए उनकी ये 5 साल का भी ये जो अरसा है वो भी शायद पूरा ना हो। दूसरा, ट्रंप तो खुद डूबेंगे, लेकिन इजराइल दोबारा बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त कम से कम पूरे खित्ते के अंदर अमेरिकन को पहुंचा रहा है, और ये बेवकूफ बनाया जा रहा है इस लड़ाई के जरिए, जिनके मुताबिक कि हमने हमेशा
इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की है, जो अमेरिकन के लिए नुकसानदेह हर एतबार से साबित हुई है। टकर कार्लसन को सुनिएगा, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुक से बात कर रहे थे। और दूसरी बात याद रखिएगा कि उनके सवाल पर जवाब ट्रंप की तरफ से भी ज्यादा नहीं दिया गया, लेकिन जरूर कहा कि वो चीजों को जरा सोच समझ कर बोले। I really love Trump. I think he's a deeply humane, kind person. And I am saying this because I'm really afraid that my country's going to be further weakened by this. I think we're going to see the end of American empire, obviously. Other nations would like to see that, and this is a perfect way to scuttle the USS America on the shoals of Iran. But it's also going to end, I believe, Trump's presidency and effectively end it. And so that's why I'm saying this. What do you mean by that? That's coming from you. That's you get. Look, I knew Bush. I knew George W. Bush. We had, family connections to Bush. I knew Bush personally. I still see Bush sometimes, and of course he hates me, and he does because I criticized him on Iraq, and that war is the sum total from historical. चलिए, कहते हैं कि मैंने इराक पर बात की थी, उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया, लेकिन हुआ वही जो मैं बता रहा था, और इनकी पेशेंगोइयाँ काफ़ी साबित हुई हैं। जब सियासी एतबार से आप देखते हैं टकर कार्लसन को मौजूदा वक्त में एक्टिव पॉलिटिक्स का भी हिस्सा है, तो इसलिए ट्रंप को बहुत करीब से देखा है, व्हाइट हाउस को, वॉशिंगटन को बहुत करीब से देखते हैं, पूरे सिस्टम को अच्छे से पहचानते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट काफ़ी मैटर भी करता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे तो उन मुलाजमीन की बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर में आज अलामती एहतिजाज करने की कॉल पहले से दे चुके हैं। बुनियादी एजेंडा या जो डिमांड्स हैं वो क्या है, उस पर बात करेंगे। पेंशनर्स भी आज एहतिजाज करने जा रहे हैं, और इसके अलावा अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार का एक और बड़ा मंसूबा। ये सारी खबरें ब्रेक के उस पार 9:40 की तरफ जब हम जाएंगे तो आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल होंगी। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। आखिरी पड़ाव पर हम जा रहे हैं, प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज मुलाजमीन एहतजाज पर जा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद मुलाजमीन के मुतालबात को लेकर कई बार छोटे छोटे इज्तिमात देखे गए, लेकिन अब की बार चूँकि अवामी हुकूमत है और मुलाजमीन के मसाइल हैं, इसलिए सरकारी मुलाजमीन बशमूल पेंशनर्स आज यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर एहतजाज पर जा रहे हैं। और बुनियादी मामला मुलाजमीन के दीरीना मुतालबात हैं, जिनमें जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के मुताबिक पहले ही ये साफ कर दिया गया था हुकूमत को कि जो कैजुअल्स हैं, डिलीवेजर्स और दीगर लोग हैं, उनकी मुस्तकिली का मामला हो,
पीडीडी के अंदर जो मामलात चल रहे हैं उसको हल करने की बात हो, और फिर पेंशनर्स भी अब की बार सामने आए हैं जिनका मानना है कि उन्हें बुनियादी मुरादों से दूर रखा जा रहा है। तो इस तरीके से आज बाद दोपहर ये एहतजाजी मुजाहरे जम्मू और श्रीनगर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, मरकजी हुकूमत से भी नाराजगी है, जम्मू कश्मीर सरकार से भी, 3-4 बड़ी चीजें, और ये अलामती एहतजाज होगा कि सियाह पट्टियां बांधी जाएंगी, कामकाज हॉल्ट ना हो, मुतासिर ना हो, काम भी चलता रहे, एहतजाज की सूरत में काम भी साथ में चलता रहेगा। ये अनाउंसमेंट हुई है SRO 43 जिसके तहत कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो जो हमदर्दाना बुनियादों पर तकर्रियों की हम बात करते हैं। केसेस में ताखीर, नाराजगी उस पर, डेली वेजेस का मसला, सरकार इस पर क्या कर रही है, तवज्जो दिलाई जाएगी। कैजुअल लेबरर्स हैं, इसके अलावा फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हैं, फायर एंड इमरजेंसी में लोग हैं, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में आर्जी मुलाजमीन हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला है, GP फंड्स का मसला है जिनमें ताखीर हो रही है, बड़ी मुश्किलात हैं, रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं मुलाजमीन को उनमें ताखीर होना, मुश्किलात होना, वक्त पर मसाइल का अजाला ना होना, इस पर नाराजगी, और 2% जो हाउस रेंट है और मेडिकल अलाउंसेस, इन सारे मामलात को हुकूमत के नोटिस में लाया जाएगा। हमारी जानकारी के मुताबिक फूड डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसके अलावा सेरिकल्चर डिपार्टमेंट, PDD डिपार्टमेंट, इनके तमाम ये लोग जो पहले से डिसाइड कर चुके हैं, प्लस जो डेली वेजेस मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं, लेकिन सरकार उनके मुताबिक जो बुनियादी मसला जो है डेली वेजेस का, फिर SRO के केसेस में ताखीर से काम चलाना, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि डिफरेंट एरियाज़ के अंदर हमें ये लगता है कि मुस्तकिल मुलाजमीन से ज़्यादा काम करने वाली आर्जी मुलाजमीन, लेकिन कोई पॉलिसी ना बनना जिस पर हुकूमत ऑलरेडी अपनी तरफ से यकीन दहानी करा चुकी है। तो ये मामले याद दिलाए जाएंगे, काम भी साथ साथ चलेगा, दफातर बंद नहीं रहेंगे, वहीं पर मुलाजमीन रहेंगे, लेकिन सियाह पट्टियाँ अपने बाजू पर बांधकर अलामती एहतजाज होगा। जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की जो एम्प्लॉयज़ के लिए बनी है उसने मुश्तरका तौर पर फैसला किया। चलिए जनाब, इसके बाद आते हैं जरा अमरनाथ यात्रा पर, जहां पर सबकी नजरें, पूरे मुल्क की नजरें जम्मू कश्मीर पर रहेंगी, क्योंकि श्री अमरनाथ जी यात्रा का आगाज चंद दिनों के अंदर होना है। उससे कबल इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर दाखिला की सरबराही में पहले ही एक इजलास हुआ है, वहीं पर आज श्रीनगर के अंदर एक और अहम इजलास होने जा रहा है। इतलात और खबरों के मुताबिक मरकजी होम सेक्रेटरी आज इंतहाई अहम इजलास की सरबराही कर सकते हैं, और इस इजलास के अंदर सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस से वाबस्ता लोग और जॉइंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से वाबस्ता अफराद को बुलाया गया है। यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन आज श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां पर वो सिक्योरिटी प्रिपेयरनेस जो अमरनाथ यात्रा को लेकर है उस ज़िमन में जो है वो मीटिंग होगी। और ये मीटिंग इसलिए बड़ी अहम है क्योंकि जुलाई 3 तारीख से यात्रा का आगाज होना है। याद रखिएगा कि आज यूनियन होम सेक्रेटरी साहब रिव्यू लेंगे। रात देर गई, ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, रियासती वजीर सेहत सकीना यत्तू ने भी अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात के हवाले से आला सतही इजलास तलब किया था, जिसमें महकमा सेहत किस तरीके से बुनियादी ढांचा मजबूती के साथ जिला गांधरबल, जिला अनंतनाग और ऊपर गुफा तक वो अरेंजमेंट्स करने हैं, उस ज़िमन में तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई थी, और अब उन तमाम इंतजामात को देखने के लिए एक बार फिर यूनियन होम सेक्रेटरी की सरबराही में आज इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। और इसमें चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू साहब, जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात साहब, डायरेक्टर जनरल कमांडिंग GOC 15 कोर वो मीटिंग के अंदर शामिल होंगे। ADGP CID यहाँ पर शामिल होंगे, और उसके अलावा दीगर सिविल इंतजामिया को भी तलब किया गया है। ये इजलास अहम इसलिए क्योंकि 3 तारीख से यात्रा होनी है, और यात्रा इस बार इसलिए भी अहम है क्योंकि 22 रन के बाद जो पूरा दहशत भरा माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, उसके बाद सयाहत सिफर तक चली गई है, उसे दोबारा से परवान चढ़ाने के लिए इस यात्रा को एक बुनियादी तौर पर एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है, और आज श्रीनगर के अंदर यूनियन होम सेक्रेटरी अहम तरीन इजलास की सरबराही करने जा रहे हैं। चलिए, एक तरफ इजलास तैयारियां हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ पहलगाम हमले को, जहां पर आप सब जानते हैं 1.5 माह के आसपास का वक्त गुजर गया है, आज मुख्तलिफ मकामात पर नजर रहेगी। हमारे नुमाइंदे भी लगातार आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि सयाहत को पटरी पर लाने की कोशिश है, और आज 1.5 दर्जन के करीब सयाहती मकामात को दोबारा से खोला जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद 48 मकामात को बंद कर दिया गया था। इस बीच इंतजामिया ने फैसला लिया कि रफ्ता रफ्ता अब सूरत हाल बहुत हद तक बेहतर हो रही है,
तो तमाम इलाकों में मरहलावार बुनियादों पर काम हो। ये तस्वीर आपके सामने बादामवारी श्रीनगर की है। रात देर गए तक हमें तफसीलात यहाँ से मिल रही थी कि इंतजामिया मुसलसल काम कर रही है और ये भी एक वो स्पॉट था जिसको इंतजामिया ने बंद कर दिया था। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने पहले ही क्लियर कर दिया है, मरहलावार बुनियादों पर 48 के 48 मकामात को खोल दिया जाएगा, लेकिन पहले फेज में 18 एरिया को, जिसमें आज बेताब वैली के अंदर दोबारा से सयाह जा सकेंगे। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से फैसला इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा पहलगाम के अंदर जो मकामी पार्क से उनको खोलना इंतजामिया ने प्रायोरिटी समझा तो खोल दिया, आज से खुल गई है। वेरीनाग गार्डन है, कुकरनाग गार्डन है, ये भी आज से खुल रहा है। अछबल गार्डन है अनंतनाग के अंदर, बादामवारी पार्क जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, डक पार्क है, तकदीर पार्क श्रीनगर के अंदर, ये भी खोल जाएंगे। सरथल, बगर, देवी पिंडी, सहर बाबा वाटरफॉल, सुलह पार्क, गुलडंडा, जे वैली और पंचेरी, ये तमाम इलाके हैं। और कल आपने देखा कि मुलाजमीन मुख्तलिफ मकामात पर महकमे के, चाहे वो सेरिकल्चर के हों या फ्लोरिकल्चर के, अलग अलग जगहों पर उनसे भी खिदमात हासिल की गई, काम कर रहे थे। लेकिन वीरानी बहुत सारे इलाकों में, अब मैक्सिमम एरियाज ऐसे थे, कल तक हमने तैयारियां देखी, लेकिन ये खुद जो मकामात हैं यहाँ रहने वाले लोगों में और इनमें भी एक गैर यकीनी सी सूरत पैदा हुई, क्योंकि सयाहती शोबा सिफर हो गया और इस वक्त ये खूबसूरत या सेहत अफजा मकामात मुंतज़िर हैं उन सयाहों के जो न सिर्फ नॉन लोकल्स हैं बल्कि मकामी अफराद भी, जिनने आहिस्ता आहिस्ता फैमिलीज़ के साथ, अब यहाँ पर शदीद गर्मी इन दिनों पड़ रही थी तो उसमें रुक करना है। चलिए जनाब, ये तो आज खुलेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे सेंसस की, कि सेंसस का आगाज़ होने जा रहा है। कल मरकजी वजारत दाखिला ने ऑर्डर जारी किया है, उसके जम्मू कश्मीर के माने और मकसद क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइक को ज्वाइन करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे, एक तरफ से सेंसस होगा, दूसरी तरफ से वोटर लिस्टों के अंदर नाम इंदराज कराने का सिलसिला भी होगा। दोनों बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे और वक्त मिला तो उसके बाद फोन कॉल्स भी लेंगे। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम आप सलाम जेके देख रहे हैं। आखिरी पड़ाव में दाखिल हुए हैं, आप लोगों की बात भी सुननी है, साथ साथ कॉलर्स की तरफ भी चलेंगे। लेकिन बात ज़रा सेंसस के हवाले से भी कर लेते हैं, क्योंकि हुकूमती सतह पर इकदाम शुरू हो गए हैं, कोशिशें शुरू कर दी गई हैं और बहुत जल्द अब आप देखेंगे कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ये जो मरकज़ी वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके मुताबिक 2027 में जब मरदमशुमारी होगी, लेकिन 2026 अक्टूबर का महीना रखा गया है जब सेंसस होगा, मरदमशुमारी होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड पहली फहरिस्त में रखे गए हैं, जो अब तक की तफसीलात हैं। इशफा, चलिए जनाब, सेंसस के हवाले से आपके सामने खबर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब सेंसस 2027 के अंदर शुरू करने की बात रखी गई तो नज़रें सबकी ओबीसीज़ पर है, क्योंकि ये पहला मौका होगा जब पहाड़ियों और ओबीसी की मरदमशुमारी इस तरीके से होगी और पता लगेगा कि एक्चुअल फिगर में नंबर्स कहाँ पर कितने। एक तरफ से ये है, फिर इसी बुनियाद पर
डिलिमिटेशन भी आगे होना है, 2026 के बाद जो डिलिमिटेशन होना है उसमें भी यही मर्दमशुमारी काम आएगी, और असेंबली के हवाले से जो नई हदबंदी होनी है वो भी होगी, और लोकसभा सीट्स के हवाले से भी नई हदबंदी यहीं से शुरू होगी। जो 2011 का सेंसस है, हमारे पास ST1 पॉपुलेशन जो थी वो तकरीबन 12,75,000 के आसपास थी। अब देखना होगा कि जब अब ये सेंसस होगा तो उसमें कितनी ये बड़ी होगी, किस तरीके से मामला सामने आएंगे। ताहम मरकज़ न सिर्फ रियासतों के अदाद-ओ-शुमार को सामने रखेगी बल्कि रियासत के साथ साथ मरकज़ी अदाद-ओ-शुमार भी सामने रखेगी, तभी जाकर आगे 2027 के हवाले से जो नए प्रोग्राम तश्कील देने हैं उस ज़िम्मन में काम किया जाएगा। ताहम पहाड़ीज़, OBCs और दीगर मामले के हवाले से यह पहला मौका होगा जब डिटेल एनालिसिस जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत के सामने होगा। इसके माने और मकसद क्या है और क्या कुछ इसमें हो सकता है, सीधे श्रीनगर इमरान नाइको हमारे साथ है। इमरान, हदबंदी के ऑर्डर्स कल सदर हिंद साहब की अप्रूवल के बाद वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर ये पहले मरहले में कराए जाएंगे। अब जब ये कराए जा रहे हैं तो बात बहुत सारी आगे चली गई है, हदबंदी तक बात आएगी इसमें, और ये जो सेंसस कराया जाएगा इसका किस तरीके से फ़ायदा उन लोगों को होगा जो शायद अभी तक भी नजरों से ओझल है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से ऐलान किया गया है कि भारत के अंदर अब सेंसस होगी, और 2 फेजेस में, जैसे आपने भी कहा कि अक्टूबर 2026 में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में होगी, और रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है वो 2027 में होगी। लेकिन इस सेंसस का सबसे अहम जो सिग्निफिकेंट हम जो पॉइंट देख रहे हैं वो ये है कि 90 साल के बाद, तकरीब 1931 के बाद पहली बार कास्ट सेंसस होगी। और आपको याद होगा कि अगर हम तारीख को देखते हैं तो 1931 में जब यहाँ ब्रिटिश रूल था तो उस वक्त कास्ट सेंसस इंडिया में हुई थी, और टोटल 27 करोड़ पॉपुलेशन 271 मिलियन जो है वो उस कास्ट सेंसस में बताई गई थी, लेकिन टोटल पॉपुलेशन। लेकिन अब जहां तक अब की इस सेंसस का मकसद है, पहला ये कि हम शायद ये समझते हैं कि सेंसस का माने सिर्फ यह है कि लोग कितने हैं, बल्कि इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं तो इसमें न सिर्फ पॉपुलेशन, पूरे मुल्क में पॉपुलेशन कितनी है, बल्कि ये भी है कि जिस जगह पे कोई शख्स पिछले 6 महीने से आबाद है, वो या वहां पे रहता है, रिजाइड है, तो उसको भी जो है सरकारी डेटा में इंक्लूड करना। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने जम्मू कश्मीर के हवाले से की कि OBCs का बहुत बड़ा मसला था, खासकर पहाड़ी को जिस तरीके से ST कैटेगरी में लाया गया, और ये पहली बार होगा पूरे इंडिया में कि जो OBCs की ऐसी कैटेगरीज है जो अभी तक 2011 की पॉपुलेशन सेंसस का हिस्सा नहीं थी, लेकिन अब जो सेंसस होने जा रही है उसमें पहाड़ीज है या बाकी जो OBC जो अदर बैकवर्ड क्लास की जो कास्ट्स है उनको इंक्लूड किया जाएगा। सो एक तो ये है, दूसरा ये कि डिलिमिटेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, 2022 में यहाँ डिलिमिटेशन जो है वो कंक्लूड हुई, और इसलिए यहाँ अभी जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन है वो पहले 2026-27 की जो सेंसस मुकम्मल होगी, उसके बाद ही एज पर द 2019 J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसके तहत 2027 के बाद यहाँ पे दोबारा से जो है डिलिमिटेशन हो सकती है या हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो एग्जिस्टिंग डिलिमिटेशन 2022 में हुई है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्रीज जो है वो फिक्स की गई, वो एग्जिस्ट करेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्रीज है, दूसरा ये कि OBCs का अब उनको इंक्लूड किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि वो जातें, उन जातों की गिनती होगी, एनुमरेशन होगी जो अभी तक कंसिडर नहीं की जाती थी या 2011 के पॉपुलेशन में। और साथ साथ ये कि जितने भी लोग, जैसे मैंने कहा कि 6 महीने से कहीं पे रहते हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा, और एक नया पॉपुलेशन का जो फिगर है वो सामने आ जाएगा, और कैटेगराइजेशन। और तीसरा ये कि जो विमेन रिजर्वेशन है वो सेंटर के लिए अब वो रास्ता भी आसान हो जाएगा इस डिलिमिटेशन के बाद। और जो पार्लियामेंट के लिए 33% विमेन के लिए रिजर्वेशन रखी गई है, उसके लिए इस
पॉपुलेशन सेंसस के बाद जब ये कंप्लीट होगी तो उसके लिए राहें हमवार होंगी और वो भी आराम से जो है उसकी जो क्लियरिटी सामने आएगी। सो कुल मिला के ये एक बहुत लंबे अरसे के बाद 2011 के बाद तो यहाँ पे सेंसस हो रही है, लेकिन कास्ट सेंसस का जहां तक ताल्लुक है, जैसे बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइकू श्रीनगर से मुकम्मल तफसीलात सेंसस 2027 के हवाले से बता रहे थे। अक्टूबर 2026 में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड की 4 रियासतों प्लस ये जो यूटीज हैं इनसे इसका आगाज किया जाएगा। कॉलर्स की तरफ चलेंगे, आपकी बात सुनेंगे। फटाफट से एक खबर आपके सामने रखते हैं। जम्मू कश्मीर का दौरा एक बार फिर से मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह करने जा रहे हैं और ये दौरा 21 जून को होगा। पूरे मुल्क के अंदर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर योगा डे मनाया जाएगा। इंटरनेशनल योगा डे की मुनासबत से जम्मू कश्मीर में 5 दर्जन मकामात का इंतखाब किया गया है जहां पर खास तौर से बड़ी तकरीबात का इनेकाद होगा। सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें होंगी, अरकान होंगे, मेंबर्स इसमें शामिल होंगे। और इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर 21 जून को योगा डे की मुनासबत से होने वाली सबसे बड़ी तकरीब उधमपुर के अंदर होगी जहां पर फौजी जवानों के साथ मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 21 जून को योगा करेंगे। और इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर योगा के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इतलात ये भी है कि न सिर्फ राजनाथ सिंह बल्कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह मरकजी वज़ीर ममलिकत भी जो रुकन पार्लियामेंट भी हैं रामनगर में रहेंगे, यानी यही अपना वाला जो बेल्ट इनका है यहाँ पर इनको जिम्मेदारी दी गई है। वहाँ पर योगा की तकरीब का हिस्सा बनेंगे, बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। और अर्जुन राम मेघवाल जो वज़ीर कानून हैं लेह लद्दाख के अंदर रहेंगे, डिफेंस मिनिस्टर जम्मू कश्मीर। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जम्मू कश्मीर, अर्जुन राम मेघवाल लेह के अंदर, लद्दाख के अंदर। और सबसे बड़ी तकरीब जो उधमपुर में आप ये मानकर चलेगा। खबर यह है कि मुख्तलिफ मकामात पर जो अभी तक कंफर्मेशन है कि 60 मकामात जिनका इंतखाब हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है जहाँ पर सबसे बड़ी तकरीबात का इनेकाद होगा। लेकिन उससे बड़ी तकरीब जो साउथ इंडिया के अंदर होनी है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के अंदर, या जिसको आप वाइजैक कहते हैं, जहाँ पर खुद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी योगा डे की तकरीबात का हिस्सा बनेंगे। इसी तरीके से बाकी वज़रा को भी जो मरकज़ी वज़रा उनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ के अंदर। इंटरनेशनल योगा डे ऐसा तरीके से इसका इनेकाद हो, खुश उसलूबी के साथ पूरा दिन गुजरे। फाइनली 21 तारीख को उधमपुर के अंदर मौजूद रहेंगे राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा इंटरनेशनल योगा डे के पर। जम्मू के अंदर मौजूद रहेंगे जितेंद्र सिंह, लेह के अंदर अर्जुन मेघवाल साहब रहेंगे। और वज़ीर आज़म साहब को आप देख पाएंगे योगा डे के दिन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर। उसके अलावा भी मज़ीद मकामात पर जो है वो इस तरीके की तकरीबन। फटाफट से जी कुछ फ़ोन कॉल्स को ले लेते हैं, 2-3 फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करवाते हैं, चूँकि ख़बरें बहुत रहती हैं और जिस तरीके के मशरिक़ी वस्ता के हालात हैं इसमें बड़ी चीज़ें फिर रह जाती है। हमारी कोशिश रहती है कि आपको हाल पर अपडेट भी करें, लेकिन आपकी आवाज़ को भी हुकूमत तक पहुँचाएंगे। फटाफट से कॉल करना शुरू करें, लेकिन अब जिस कॉलर को हम लेंगे आप अपनी टीवी की आवाज़ को बंद रखेंगे, अपना नाम, इलाके का नाम भी साथ साथ बताएंगे। पहले कॉलर हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। गौर साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रहे। हमारी एक ही उम्मीद आप हो सर। जी कुपवारा से अर्ज कर रहे हैं, हमें पिछले 20 साल से मैगडम पड़ा था रोड को, हमें रोड की बड़ी परेशानी है सर। अच्छा जी। कुपवारा आवरा है जनाब, आवरा टू रिशवारी, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर है सर। पिछले 20 साल से हम चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी इसका हमारा कोई नहीं सुन रहे सर। चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक और कॉलर दे दीजिएगा जी। हेलो, कौन साहब, कहाँ से, नाम बताइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अहनस बराबर हर सब आब टोटल वकुन नजर दिवान कह दिवान कल मज आब कड़े कुर्बान तुम कुर्बान कल कुर्बान पाच त्रायमस बख्त त्रायमस कल मज आब दवान नलक कर हदायत तो कष्टवार नलक दिवान नजर वजर योर कहें। चलो सटा शुक्रिया कॉल करने वाले, लेकिन बड़ा अफसोस है जी, कुर्बानी तो हम देते हैं और फिर जानवरों की पोस्ताए कुर्बानी हो, दीगर चीज़ें हो, इसको सड़कों पर फेंकना, इस तरीके से पानी में बहा देना भी किसी तरीके से जायज़ नहीं है। और फिर देखिए अब तकलीफ़ हो रही है बहुत सारे लोगों को, तो क्या फ़ायदा हुआ हमारी कुर्बानी का। एक पहलू तो यह है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वज़ीर PHE आपकी आवाज़ को सुनेंगे, आपकी मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश करेंगे। एक और कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, यकूब साहब से सिमट कल पे अहन हज वन अर्ज गवर साहब वन गई शरीयत 6 वरी गई 8 वरी गई 10 वरी गई 2000
24 अथस कदलस कदलस 2000 वन 2015 मज ग चालू वन जनाब गसान सठा परेशानी पे सोरुक ट्रैफिक और जबरदस्त चलान। बड़ा शुक्रिया कॉल करने बाबत। बिल्कुल सुस्त रफ्तारी है जी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जो हसास प्रोजेक्ट्स हैं, और ये श्रीनगर शहर का इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो, चलिए जी ड्रॉप हो गई है शायद कॉल, एक और कॉलर दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर। हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? चलिए लाइंस बीच में ड्रॉप हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अगर कोई कॉलर है कॉल दे दीजिएगा। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जनाब अली में अर्ज बस श्रीनगर पे जल शक्ति तो बेच द्रामुत RNB पोस्ट JE पोस्ट अहन 600 रुपये थोमुत अत फार्मस भरन वस मतलब उमर अब्दुल्ला चलन कह 600 रुपये मेहरबानी बह अन्न तुम हुकामस 600 रुपये। बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आला साहब ज़रा इसकी ओर तवज्जो दें। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब बेरोज़गार फॉर्म भरने के लिए जा रहा है तो फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा है। अभी ये भाई साहब बता रहे हैं 600 रुपया जी JE के एग्जामिनेशंस के लिए है। नो डाउट एक सिस्टम चलता है इससे, लेकिन थोड़ी बहुत अगर रियायत मिल जाती तो बहुत सारा आसान जो है मामला चल जाता बहुत सारे लोगों के लिए। और कई बार बहुत सारे लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं होता कि वो फॉर्म सबमिट करे, तो थोड़ा सा कोई राहत बड़ा सामान देखा जाए, कोई राहत निकाली जाए यहाँ पर, ताकि इन लोगों को थोड़ी सी राहत मिले जब SSRB या दीगर मकामात पर फॉर्म्स निकाले जाते हैं जी। एक और कॉलर। हेलो जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर आलूरा हरमैन शोपियान पर बोलूं। जी जी जी, नाम बताएं अपना। बशीर अहमद मीर। जी मीर साहब बताएं। अच्छा ये नलक फिटा इंसान नागरी जीवन अच्छा आब कलत अच्छा आब तहसन लाइन कोई उंदे आहो मगर इंसान जीवन यार नचदा नगर जो नलक फिटा जोर गेड़ा के थमी इंसान जीवन जायो। फील्ड स्टाफ की अदम दस्तियाबी है, पीने के पानी की किल्लत है। ज़िला शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों से इस तरीके की इतलात और ख़बरें आ रही है। उम्मीद है कि चीफ इंजीनियर साहब ज़रूर आपकी आवाज़ और आपकी बात को सुनेंगे। आखिरी 2 कॉल्स फ़ोन कॉल्स आज के प्रोग्राम के लिए लेते हैं जी। हेलो, खबरें आ रही है, उम्मीद है कि चीफ इंजीनियर साहब ज़रूर आपकी आवाज़ और आपकी बात को सुनेंगे। हेलो, फ़ोन कॉल्स आज के प्रोग्राम के लिए लेते हैं। हेलो, टीवी की आवाज़ बंद कीजिएगा, तब जाकर आपकी और हमारी होगी, वरना यही परेशानी होगी। हेलो, चलें जी ड्रॉप करें जी। बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल का। वक्त हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा। जब आप कॉल करेंगे आप अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं, हमारा भी और बाकी कॉलर्स का भी। अगर आप टीवी की आवाज़ ऑन रख के हमारे साथ बात करने की कोशिश करेंगे, ऐसी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी और ये छोटा सा वक्त जो बड़ा कीमती होता है ये भी शायद हाथ से निकल जाए। बहरहाल सबका शुक्रिया, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर थे, टेलीविज़न स्क्रीन पर थे। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।